वेलकम यू ऑल। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, इसने एक प्रस्ताव रखा है कि हम लोग जो इंदिरा पॉइंट पर, जो भारत का मोस्ट सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट पर, इस पे जो लाइट हाउस है इसका संरक्षण करें। लाइट हाउस है, इसका संरक्षण करें। इंदिरा पॉइंट जो भारत का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहाँ पर स्थित है। ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर, इसके मतलब इंदिरा पॉइंट भारत का मोस्ट सदर्न पॉइंट है, और जबकि मेन टेरिटरी का, जो मेन टेरिटरी लैंड है इंडिया का, उसका मोस्ट सदर्न पॉइंट है टेरिटरी लैंड, इसका सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे लाइट हाउस जो हैं, लाइट हाउस एक्चुअल में बड़े बड़े टावर होते हैं लाइट के। यहाँ पे काफ़ी एक तरह से पावरफुल लाइट होती हैं, जो नेविगेशन में इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो शिपिंग के नेविगेशन में इम्पॉर्टेंट होती हैं। उनको पोर्ट्स तक रुकने के लिए या उनको डायरेक्शन देने के लिए ये लाइट नेविगेशन का काम करती हैं, नौवहन का काम करती हैं। आजकल तो जो पोर्ट्स होते हैं, आजकल तो शिपिंग होती हैं, वो जीपीएस पर डिपेंडेंट होती हैं, जीपीएस पर ज़्यादातर। लेकिन ये अभी भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, अभी भी डायरेक्शन के लिए इसके यूज किए जाते हैं लाइट हाउस के। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत एक डायरेक्टरेट है, जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिपिंग। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। 1930 के दशक में बना था, और इसने अब ये क्योंकि ये काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, जैसे ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार का कोई भी द्वीप इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव जोन है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से और जो अंडमान एंड निकोबार का जो मतलब कोस्टल रेगुलेशन अथॉरिटी है, उससे इन्होंने परमिशन मांगा है कि आप हमको क्लियरेंस दीजिए, और हम जो इसमें क्षति हुई है, क्लियरेंस के बाद जो क्षति, मतलब क्लियरेंस दीजिए ताकि जो क्षति हुई, क्योंकि ये जो अभी जो लाइट हाउस है इंदिरा पोर्ट पे, लाइट हाउस इंदिरा पॉइंट पे, ये कोलंबो सिंगापुर के मतलब जो नेविगेशन रूट है, कोलंबो सिंगापुर के का जो नेविगेशन रूट है, वहाँ पे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोलंबो सिंगापुर नेविगेशन रूट पर ये पड़ता है। और इसी पे जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट के पास ही जो गलेथिया बे है, गलेथिया बे के पास ही जो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, लगभग 80,000 करोड़ के ऊपर का, वो भी प्रस्तावित है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा गलेथिया बे के पास, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे। और इसके अलावा मतलब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मतलब नए सिरे से बनेगा। इसके अलावा बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए भी, अगर ट्रांसशिपमेंट है मतलब पोर्ट है, तो इसके लिए भी लाइट हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये काफ़ी इतिहास को संजोए हुए होते हैं लाइट हाउस, जो नेविगेशन रूट को बताते हैं। तो इसीलिए जो डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप से इसने क्लियरेंस मांगा है कि हम इसका संरक्षण करेंगे। 2004 में जब सुनामी आई थी, सुनामी और अर्थक्वेक, तो यहाँ के लाइट हाउस मतलब कुछ आइलैंड्स का कुछ भाग सिंक कर गया था समुद्र में। लगभग मतलब ये बेस जो था 3.5 मीटर ऊपर था ओशन लेवल के, लेकिन अब ये मतलब ओशन लेवल से नीचे चला गया इसका कुछ भाग।
तो ऐसे में जो लाइट हाउस थे उनको भी क्षति हुई है, लाइट हाउस थे उनको भी क्षति हुई है। इसीलिए संरक्षण की आवश्यकता हो रही है। जैसे ऐसा अनुमान है कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड भी लगभग 2.404 मीटर सबमर्ज हुआ है, 04 मीटर सबमर्ज हुआ है ग्रेट निकोबार आइलैंड भी 2004 की जो अर्थक्वेक आया था और उसके बाद सुनामी के बाद से। अभी जो इसका रेगुलेशन होता है, कोस्टल रेगुलेशन, जो मतलब अंडमान और निकोबार का होता है, वो होता है अंडमान निकोबार आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019। निकोबार आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन है 2019 का, उसके तहत होता है। दो 2023 में जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल, 2023 में डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे गए थे और इन्होंने मतलब इस मिनिस्ट्री ने सहमति भी दे दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने सहमति भी दे दी थी इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये इलाका काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब इकोलॉजिकली टेक्टोनिकली काफ़ी सेंसिटिव है। तो ऐसे में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी इस आइलैंड की, उसकी सहमति और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये ज़रूरी है। 2004 में मतलब सुनामी का अध्ययन करने के लिए, इसके इम्पैक्ट का अध्ययन करने के लिए 2004 की सुनामी का IIT मद्रास ने भी बताया था कि हाँ, जो लाइट हाउस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, उसके क्षति को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये भी मानना है कि अभी उस स्थिति में नहीं है कि काफ़ी रिस्क हो गया हो उससे, मतलब टिल्ट तो हुआ है, लगभग 3.5 डिग्री टिल्ट हुआ है, लेकिन अभी इतना भी रिस्क नहीं है। ये IIT मद्रास का वो है मतलब रिकमेंडेशन। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इस पे। जैसे ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, तो 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट है, यहीं पे गलेथिया बे है, और यहीं पे जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप होगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो साउथ पे है, इसके अलावा मतलब इधर गलेथिया बे है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ये भारत का मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसकी जो मतलब इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार इसका 6 डिग्री 45 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट। और जो मेनलैंड इंडिया है, मेनलैंड इंडिया, इसका जो मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, वो है कन्याकुमारी। यहाँ पे 3 सागर मिलते हैं कन्याकुमारी में, 3 सागर। इसका जो ये तमिलनाडु में है और इसका जो अक्षांशीय जो अवस्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे जो 3, जैसे मैंने कहा कि 3 ओशन मिलते हैं, मतलब इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ मन्नार और अरब सागर। यहाँ पे 3 ओशन मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, ये है गल्फ ऑफ मन्नार,
इंडियन ओशन और अरबियन सी। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे 3 सागर मिलते हैं हुए प्रतीत होते हैं। तो कन्याकुमारी है। तो भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पे स्थित है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे स्थित है। और जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो गलेथिया बे के पास है, इसी आइलैंड के पास है ये। कुछ आज के फैक्ट्स हैं जो करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे पहला फैक्ट है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली साइन कर लिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3rd एनुअल समिट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। प्रधानमंत्री गए हैं इंडोनेशिया की यात्रा के बाद, अब ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे हैं। तो 3rd एनुअल समिट हो रही है। 3rd एनुअल समिट में ये साइन हुआ कि 2007 मतलब अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करेंगी, यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये हस्ताक्षर हो गया है। तो 2047 तक जो भारत का लक्ष्य है कि हम जो वर्तमान में 8 गीगावाट जो न्यूक्लियर एनर्जी से अभी हम जनरेट करते हैं बिजली, तो ये बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करना है। ये लक्ष्य रखा है भारत ने। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ने एक कमेटी गठित किया है और उसके अध्यक्ष हैं आशा मेनन। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं आशा मेनन। तो इस कमेटी का उद्देश्य है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जैसे IVF हो गया, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, जैसे IVF हो गया, गैमेट बैंक्स हो गए, इस तरह से IVF क्लिनिक, ART सेंटर्स या गैमेट बैंक्स हो गए। तो इसमें जो अनियमितताएं हैं या इनके रेगुलेशन को लेकर जो कुछ भी सुझाव है ये सजेस्ट करेंगी। तो ये कमेटी है आशा मेनन की अध्यक्षता में। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, ये कमेटी बनाई है ताकि जो वीमेंस का जो रिप्रोडक्शन का राइट है, वीमेन के राइट्स और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, उसके लिए उपयुक्त कदम उठाया जा सके और इरेगुलरिटी जो अनियमितताएं हैं उसको ठीक किया जा सके। तो पूछा जा सकता है कि जो आशा मेनन समिति किससे संबंधित है। यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक कार्यक्रम स्कीम शुरू किया है वाराणसी से। इसमें जो बेसिक लेवल पे और जो सेकेंडरी एजुकेशन तक के जो टीचर हैं उनको अब CM's टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम उनके लिए शुरू की गई है ताकि उनके हेल्थ को भी मतलब एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी मिल सके टीचर्स को, और उसके साथ जो स्टाफ लगे हैं स्कूलों में। तो ये SBI के साथ समझौता करके किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसमें 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज रहेगा, 5 लाख रुपए तक का। और उसमें ऐसे जो स्कूल से जुड़े हुए नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल होते हैं। पैरा टीचर्स जैसे अर्ध सरकारी टीचर होते हैं, पैरा टीचर जैसे शिक्षा मित्र, ये भी शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय में लगे स्टाफ भी शामिल होंगे इसमें, तो इनको भी ये लाभ मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर्स, इसकी स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम, इस स्कीम का नाम है और वाराणसी शुरू की गई है। SBI के साथ समझौता हुआ है। अगली न्यूज़ है कि इंडोनेशिया अब पहला देश बन गया है जो भारत से इंडिजिनस, जो भारत का स्वदेशी निर्मित अस्त्र मिसाइल है उसको खरीदेगा। अस्त्र मिसाइल को खरीदेगा इंडोनेशिया, पहला ऐसा विदेशी मतलब बाहरी देश है। और अस्त्र जो MK1 है इसका पूरा नाम है VVRAAM, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है ये। और ये सुखोई S-27 और Su-30 पर ये डिप्लॉय होगा। अभी जो इंडोनेशिया और भारत के जो कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की कंपनी है रिपब्लिक कॉर्प, इसके बीच रिपब्लिक कॉर्प के बीच समझौता हुआ है।
इसकी रेंज है, इस मिसाइल की रेंज है 80 से 100 मीटर और गति 4.5 मैक के आसपास है। एआई पैक्स ऑपरेशनलाइज हुआ है, चलन में आ गया है एआई पैक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एआई पैक्स AIPACTS, इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। मतलब कि टेक्नोलॉजी, एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजी या जो नवीन टेक्नोलॉजी है उस पर इनोवेशन को प्रमोट करना और इंडो पैसिफिक में सप्लाई चेन को बरकरार रखना, इंडो पैसिफिक में आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखना। इसके अलावा साइबर रेजिलियंस और संरचना विकसित करना। साइबर रेजिलियंस मतलब कि जिस पर साइबर अटैक का प्रभाव न हो या कम हो, और सप्लाई चेन बाधित न हो इंडो पैसिफिक में। इसका उद्देश्य है एआई पैक्स। तो एआई पैक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच समझौता हुआ है एआई पैक्स के रूप में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली साइन किए हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये आज के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे।